नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज बखमूत बचाने की जंग लड़ रहे यूक्रेन ने पहली बार वहां स्मार्ट बम गिरा दिया। थाईलैंड में 13 लाख लोगों की जान खतरे में बढ़ गई। कट्टर दुश्मन सऊदी अरब और ईरान के दोस्ती करके अमेरिका का बड़ा झटका दे दिया और बलूचिस्तान में सरकार के सरेंडर करने से पाकिस्तान पर नया संकट खड़ा हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन से बखमूत बचाने की जंग लड़ रहे यूक्रेन ने पहली बार वहां स्मार्ट बम गिरा दिया है, जिसे इस इलाके को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की की आखिरी बाजी माना जा रहा है, क्योंकि ये वो खतरनाक बम है जो उसे अमेरिका से मिले हैं। इनका इस्तेमाल इस युद्ध में अब तक नहीं किया गया, लेकिन बखमूत को न तो ज़ेलेंस्की किसी कीमत पर खोना चाहते हैं और न ही पुतिन। इसलिए वहां दोनों देशों की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में स्मार्ट बम जैसा ब्रह्मास्त्र दागने से भी ज़ेलेंस्की नहीं चूके और यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि अमेरिका के स्मार्ट बम के इससे पहले हमले ने पुतिन की फौज को खौफ से भर दिया कि बम यूक्रेन को पिछले हफ्ते ही अमेरिका से मिला था, जिसे दुनिया के बेहद खतरनाक बमों में एक बताया जाता है, क्योंकि इसकी मार से बच पाना आसान नहीं होता, फिर चाहे दुश्मन कहीं भी छिपा हो। अमेरिका का यह स्मार्ट बम बंकरों में छिपे दुश्मनों को भी ढूंढकर उनका खात्मा कर देता है। यह स्मार्ट बम जीपीएस से लैस है, यानी इसमें एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये दुश्मनों के ठिकाने का पता लगा लेता है और एक बार इसे दाग दिया गया तो फिर ये अपने टारगेट को तबाह करके ही मानता है। इसी वजह से बखमूत की आखिरी बाजी जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने जंग में पहली बार इस बम का इस्तेमाल किया, क्योंकि रूसी सेना और पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमूत को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। खबर के मुताबिक जैसे जैसे वो शहर के भीतर घुसते जा रहे हैं, उनके हमले पहले से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और वैगनर ग्रुप ने तो दावा किया कि बखमूत का बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा उनकी पहुंच से दूर है, यानी रूस की सेना और वैगनर ग्रुप ने बखमूत के ज्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया है। और इस दावे के बाद यह माना जा रहा है कि बखमूत ज़ेलेंस्की के हाथों से निकल गया। हालांकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जितने भी सैनिक वहां बचे हैं वो मोर्चे पर डटे हुए हैं और इसी बीच ज़ेलेंस्की ने वो दांव चल दिया जो बखमूत की पूरी बाजी को पलट कर रख सकता है, क्योंकि उन्होंने जंग में पहली बार स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया और इसे बखमूत में गिराया। अमेरिका का दावा है कि उसका जे डैमर यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज बम 72 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को आसानी से तबाह कर सकता है। और यूक्रेन ने इसे जिस जगह गिराया वो जगह बखमूत में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के ठिकानों से कुछ ही दूरी पर है। यानी ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के इस घातक बम को गिराकर यह जता दिया कि वो बखमूत को बचाने के लिए आखिरी वार करने से बस एक कदम दूर है। क्योंकि अगर रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के ठिकानों पर यह स्मार्ट बम गिराया गया तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। पुतिन के जवान बखमूत शहर से पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे और उनको अमेरिका से मिले इसी बम की ताकत दिखाने के लिए ज़ेलेंस्की ने इसे बखमूत शहर से महज 20 किलोमीटर दूर कुर्दुमिफ्का इलाके में गिराया। खबर के मुताबिक यूक्रेन की वायुसेना ने इस बम को मिग 29 लड़ाकू विमान से गिराया। कहा जा रहा है कि अमेरिका के स्मार्ट बम को यूक्रेन के विद्रोहियों के एक ठिकाने पर दागा गया और बम के गिरते ही वहां का काफी बड़ा इलाका पूरी तरह बर्बाद हो गया। और इस तरह से ज़ेलेंस्की की सेना ने अमेरिका से मिले स्मार्ट बम की ताकत को भी परख लिया। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का अगला निशाना बखमूत शहर में घुसे रूसी सेना के जवान और वैगनर ग्रुप के लड़ाके होने वाले हैं, जिन्होंने शहर की सड़कों पर कत्लेआम मचा रखा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक उनकी मार से बुरी तरह बेहाल हो चुके हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि बखमूत किसी भी वक्त यूक्रेन से छिन सकता है। लेकिन इसी बीच ज़ेलेंस्की के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो एक झटके में बाजी पलट सकता है। अमेरिका का यह स्मार्ट बम पुतिन की फौज और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का काल साबित हो सकता है, जिसकी एक झलक ज़ेलेंस्की ने बखमूत के कुर्दुमिफ्का इलाके में दिखा भी दी और अब वो अपने शिकार को ढूंढकर मारने वाले इस बम को बखमूत शहर पर भी दाग सकते हैं, ताकि वो एक झटके में बखमूत की आखिरी बाजी जीत जाएं। उधर कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से पहाड़ो नदी पर बना एक बांध टूट गया। वहां पहले से ही कई इलाकों में बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है और अब पहाड़ो नदी पर बने इस बांध के टूटने से हजारों लोगों पर जान का खतरा मंडराने लगा। हालांकि इस खतरे को भांपते हुए पहले ही आसपास के करीब 8000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल लिया गया था, लेकिन इससे पहले कि इलाके को पूरी तरह खाली कराया जाता, सुबह के वक्त अचानक उस डैम की दीवार टूट गई, जिसके बाद आए सैलाब में करीब 1700 लोग फंस गए, जिनकी जान बचाने में राहत कर्मियों के पसीने छूट गए। वहां के मॉन्टरी काउंटी से आए एक वीडियो में चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आया। कैलिफोर्निया के कई हिस्से भीषण बारिश के बाद बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर है, जिसका असर कैलिफोर्निया के लाखों लोगों पर पड़ा है। कई जगहों पर तो इस बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि शहर के शहर डूब गए।
और सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। वहां से आए एक वीडियो में एक पूरी की पूरी रिहायशी बस्ती समंदर के बीच बनी नजर आई। ऐसा इसलिए क्योंकि सैलाब ने वहां मौजूद मकानों को पूरी तरह डुबो दिया। मटमैले पानी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाकर बर्बाद कर दिया। फिर चाहे वो सड़क हो या फिर पुल, सब इस सैलाब के आगे तहस नहस हो गए। कुछ जगहों पर तो पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी तिनके की तरह बहते दिखाई दिए। वहाँ की सरकार का दावा है कि ये अब तक की सबसे खतरनाक बाढ़ है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। इस बीच 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों में भारत ने धूम मचा दी। दक्षिण भारतीय फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने यह पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया और भारत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार दिलाया। इस दौरान नाटू नाटू गाने की एक खास प्रस्तुति भी वहां हुई। वहीं भारत के लिए दूसरा पुरस्कार द एलिफेंट विस्परर्स ने जीता, जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के तौर पर नवाजा गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उधर चीन ने अमेरिका के दुश्मन ईरान और अमेरिका के पुराने साथी सऊदी अरब के बीच बात बनवाकर अमेरिका को बुरी तरह जला दिया। ईरान और सऊदी अरब के बीच भी 36 का आंकड़ा है, लेकिन चीन के कहने पर दोनों अपनी दुश्मनी भुलाकर आपसी रिश्ते बहाल करने को राजी हो गए, जिससे पश्चिम एशिया के दो कट्टर दुश्मनों के बीच जंग के आसार कम हो गए। मगर ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते कायम करने के इस एग्रीमेंट से अमेरिका चिढ़ गया, क्योंकि उसके दुश्मन चीन ने वो कर दिखाया जो 7 साल तक कोई नहीं कर पाया। ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करवाकर चीन ने बाजी मार ली। हालांकि अमेरिका ने शांति बनाए रखने के नाम पर सऊदी अरब और ईरान के बीच करार का स्वागत तो किया, लेकिन लगे हाथ दुनिया को चेतावनी भी दे डाली कि जो डील करने से पहले अमेरिका को पूछा तक नहीं गया, वो कितने दिन टिकेगी ये भी देखना होगा। मतलब अमेरिका ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और चीन की कराई डील पर सवाल उठा दिए। ईरान और सऊदी अरब की डील करवाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि खुद को पूरी दुनिया का नेता साबित करने की तरफ कदम उठा दिया, जिसका मतलब है अमेरिका के रुतबे पर खतरा, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से दूसरे देशों के मसले सुलझाने में शामिल रहा है और चीन हमेशा विदेश मामलों से दूर रहा है। लेकिन इस बार शी जिनपिंग के राज में चीन की चाल बदल गई और उसने खुद को शांतिदूत दिखाने के लिए अपनी राजधानी बीजिंग में 4 दिनों तक ईरान और सऊदी अरब के बीच सीक्रेट बातचीत करवाई। आखिरकार दोनों मान गए और अब ईरान और सऊदी अरब 2 महीने के अंदर एक दूसरे के यहाँ फिर अपने अपने दूतावास खोलेंगे। साथ ही व्यापार और सुरक्षा संबंध भी फिर शुरू करेंगे। जबकि 2016 में सऊदी अरब ने ईरान से सभी रिश्ते तोड़ दिए थे, क्योंकि ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब की एम्बेसी पर हमला कर दिया था। लेकिन वो इसलिए किया था क्योंकि सुन्नी सऊदी अरब ने एक शिया धर्म गुरु को फांसी दे दी थी और ईरान शिया मुस्लिम देश है, इसलिए ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी और गहरी हो गई थी। लेकिन चीन ने उस दुश्मनी पर फिलहाल मिट्टी डलवा दी और उसके जरिए पश्चिम एशिया के बड़े खिलाड़ी अमेरिका की जगह लेने की कोशिश शुरू कर दी। अमेरिका को ईरान फूटी आंख नहीं सुहाता, दोनों दुश्मन हैं। और जो सऊदी अरब कभी अमेरिका का गहरा दोस्त हुआ करता था, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उससे भी अमेरिका के रिश्ते खटाई में पड़ गए। लेकिन चीन के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी ईरान से भी बनती है और सऊदी अरब से भी। दोनों के साथ उसके मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। ऊपर से अब अमेरिका चीन से निपटने के लिए पश्चिम एशिया के इस इलाके से अपना ध्यान हटाकर हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में फोकस कर रहा है। इसलिए चीन ने बिल्कुल इसी बात का फायदा उठाया और पश्चिम एशिया के सबसे बड़े दुश्मनों के बीच सुलह कराने कूद पड़ा, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग होने से रोकने में ही चीन का फायदा है। पश्चिम एशिया में कच्चे तेल का भंडार है और चीन इस इलाके से अपनी जरूरत का 40% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। साथ ही पश्चिम एशिया चीन में बने सामान और तकनीक का बड़ा बाजार है और अगर इस इलाके में जंग हुई तो चीन की तेल सप्लाई और व्यापार पर असर पड़ेगा और चीन की अपनी अर्थव्यवस्था डोलने लगेगी। दूसरी बात यह कि चीन पश्चिम एशिया से अमेरिका को निकलता देख उसकी जगह लेने की ताक में है। पश्चिम एशिया में अपनी पैठ बनाकर चीन उसे अपने पाले में करने की कोशिश में है ताकि अमेरिका को चुनौती दे सके। इधर पाकिस्तान के कराची में इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग उसमें बैठे एक आदमी की तबीयत बिगड़ने की वजह से करवानी पड़ी और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उस विमान को कराची डाइवर्ट किया गया, जहां उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उस आदमी को नहीं बचाया जा सका। इंडिगो के जिस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, उसने दिल्ली से कतर की राजधानी दोहा के लिए उड़ान भरी थी। उधर बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम गिराने वाले बॉमर B-52 ने रूस के करीब उड़ान भरी। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के करीब अपने बॉमर उड़ाकर अमेरिका ने एक बार फिर पुतिन की चेतावनी दे दी और साफ कर दिया कि किसी नेटो देश की तरफ अगर उन्होंने आंखें गड़ाई तो अमेरिका उन्हें नहीं छोड़ेगा। बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के परमाणु बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान ने पोलैंड से उड़ान भरी और पोलैंड से उड़ान भरने के बाद वो बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के ऊपर से गुजरा। इसके बाद अमेरिका का बॉमर गल्फ ऑफ फिनलैंड में पहुंचा और वहां उसने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरी। इसके बाद अमेरिका का फाइटर जेट ब्रिटेन की तरफ उड़ गया। कहा जा रहा है कि रूस के इतने करीब अपने बॉमर को उड़ाकर अमेरिका ने पुतिन को सीधी चुनौती दी।
ताकि वो पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया जैसे नेटो देशों पर हमले के बारे में सपने में भी ना सोचे। ये वो देश हैं जिन्होंने जंग में खुलकर यूक्रेन की मदद की है। पुतिन की लाख धमकियों के बाद भी इन देशों ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। और इसीलिए नेटो के पूर्वी छोर यानी कि पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये देश रूस की मिसाइलों की रेंज में, और इसीलिए नेटो ने पहले ही वहां की सुरक्षा बढ़ा दी है। पोलैंड में अमेरिका के सैनिक लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले उसने लातविया में मिलिट्री डील भी की। और इस बार तो अमेरिका ने रूस के करीब अपना बॉम्बर ही भेज दिया, जो पुतिन के लिए किसी बड़ी चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन गुस्से में आकर कभी भी नेटो देशों के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। हालांकि पोलैंड के रक्षा मंत्री ने इसे एक सैन्य अभ्यास का हिस्सा बताया। इधर देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल आ गया। करीब 3.5 महीनों के बाद कोरोना के एक दिन में 500 मामले सामने आए। और कोरोना के मामलों में आए उछाल की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। उनके मुताबिक देश में 114 दिन बाद पहली बार कोरोना के मामले 500 के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के कुल मामलों की संख्या अभी कम है, लेकिन H3N2 वायरस के बीच बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी। उधर प्रशांत महासागर में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि खबर आई कि चीन ने अमेरिका के पर्ल हार्बर सैन्य अड्डे की जासूसी तेज कर दी है। ये चौंकाने वाली जानकारी तब आई जब सैन्य अड्डे पर पड़ी लेजर बीम की जांच की गई, जिसमें पता चला कि हरे रंग की उस रोशनी के पीछे चीन में प्रदूषण की निगरानी करने वाले उपग्रह का हाथ था। शुरू में कहा गया कि हरे रंग की लेजर बीम नासा के किसी सैटेलाइट से आई थी, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये चीन की कारस्तानी है, क्योंकि अमेरिका ने जांच के बाद दावा किया कि हरे रंग की बीम चीन में प्रदूषण की निगरानी करने वाली सैटेलाइट से फेंकी गई थी, जिसने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर की जासूसी की। अमेरिका के सैन्य अड्डे का इतिहास सालों पुराना है और ये अमेरिका के हवाई में पर्ल हार्बर के नाम से जाने जाने वाला ये सैन्य अड्डा प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसे अमेरिका का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी माना जाता है, क्योंकि इस सैन्य ठिकाने पर सैकड़ों जहाजों को एक साथ तैनात किया जा सकता है और इसे अमेरिका के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में एक माना जाता है, जहां जहाजों की मरम्मत का भी काम होता है। जांच के बाद दावा किया गया कि चीन हरे रंग की लेजर बीम की मदद से पर्ल हार्बर के आसपास के मौसम की सटीक जानकारी जुटा रहा था, जिसके बाद उसका प्लान वहां हाइपरसोनिक हथियारों से हमले का है, क्योंकि चीन की जिस सैटेलाइट से हरी बीम फेंकी गई उससे हवा का घनत्व और उसकी दिशाओं का पता लगा सकते हैं और चीन के हाइपरसोनिक हथियारों की ताकत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चीन ने उन्हें बनाया ही ऐसे कि वो किसी भी मौसम में हमला कर सकें। शर्त बस इतनी है कि उन्हें पहले से हमले वाली जगह के मौसम के बारे में पता हो, जिसके बाद तो उनकी ताकत दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो कम ऊंचाई पर आड़े तिरछे उड़ते हैं, इसलिए दुश्मन का रडार उन्हें पकड़ने में परेशान हो जाता है। और इसीलिए खबर उड़ी कि चीन अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस की जासूसी करवा रहा है, जिसके बाद वो अमेरिका के सैन्य अड्डे में वैसा ही खेल खेल सकता है जैसा सालों पहले जापान ने खेला था, क्योंकि पर्ल हार्बर सैन्य अड्डा ही है जिसकी वजह से अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बना, क्योंकि जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर पर हवाई हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। और अगर चीन ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। वैसे चीन ने धीरे धीरे इसकी जमीन बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि पहले उसका गुब्बारा अमेरिका के इलाके में घुसा और अब वो हरे रंग की किरणों से अमेरिका की नाक में दम कर रहा है, जो चीन के गुब्बारे दिखने के कुछ ही दिन बाद दिखी थी, लेकिन अब उनकी असलियत सामने आ रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के हालात की तुलना कश्मीर के हालात से किए जाने पर टीएमसी भड़क गई। एक दिन पहले कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अनुपम खेर के साथ कोलकाता पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया और साथ ही विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के बहाने उन्होंने बंगाल की तुलना कश्मीर से कर दी। पर 300-400 मिनी कश्मीर तो बंगाल में है, इसका मैं खुद विटनेस हूं। बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए विवेक अग्निहोत्री के बयान का समर्थन किया। उन्होंने बंगाल फाइल्स ला रहा है। विवेक अग्निहोत्री और बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी ने पलटवार किया। बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड माइनॉरिटीज हैं। साथ ही टीएमसी ने इसे निचले स्तर की राजनीति बताया। उधर आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस और तालिबान के बीच की लड़ाई तेज हो गई है। आईएसकेपी की तरफ से तालिबान का अंत करने की धमकी दे दी गई। अफगानिस्तान में आईएसकेपी और तालिबान का यह टकराव बहुत बड़ी जंग की शक्ल लेने की आशंका है, क्योंकि अफगानिस्तान में राज भले ही तालिबान कर रहे हों, लेकिन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस भी कमजोर नहीं है। आईएसकेपी के पास आतंकियों की बहुत बड़ी फौज है। उसके पास आतंकियों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसने अमेरिका के खिलाफ जंग में तालिबान का पूरा साथ दिया, लेकिन अब तालिबान को दी गई आईएसकेपी की धमकी बहुत बड़ा खतरा है। ये दोनों संगठन अगर आमने सामने आ गए तो अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर खून खराबा होगा। ये खतरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आईएसकेपी का मुखपत्र मानी जाने वाली मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में तालिबान का शासन उखाड़ फेंकने की धमकी दी गई और इसमें कड़ी चेतावनी दी गई है कि तालिबान जिस धार्मिक पहलू के तहत शासन कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद से ही तालिबान और आईएसकेपी आमने सामने हैं।
पिछले 3 महीनों में तालिबान ने कई ऐसे ऑपरेशन किए जो सीधे सीधे आईएसकेपी को निशाना बनाने के लिए थे। इनमें सबसे बड़ा ऑपरेशन अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हुआ था, जहां इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के कमांडर कारी फतेह को ढेर कर दिया गया था। लेकिन उस घटना के बाद आईएसकेपी ने तालिबान के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी और 4 दिन पहले बल्ख के गवर्नर की हत्या कर दी। इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलावर ने गवर्नर के दफ्तर में घुसकर एक बड़ा धमाका कर दिया। इस हमले में गवर्नर की जान चली गई और तालिबान को बहुत बड़ा झटका लगा। इसी हमले के बाद आईएसकेपी के हौसले बुलंद हैं। आईएसकेपी ने तो वीडियो जारी कर पहले ही तालिबान को चुनौती दी थी, लेकिन अब एक नई जंग का ऐलान कर दिया। इस बार तो इस्लामिक स्टेट ने साफ कह दिया कि वो काबुल के राष्ट्रपति के महल को कब्रिस्तान बना देंगे। काबुल का राष्ट्रपति का महल अफगानिस्तान की ऐतिहासिक इमारतों में है। 2021 से ही वहां तालिबान का कब्जा है और वहां तालिबान का झंडा लहराता है। आईएसकेपी ने दावा किया कि उसके लड़ाके बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि तालिबान के बड़े नेताओं और बड़े अफसरों पर कुछ बड़े हमले बहुत जल्द हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि आईएसकेपी ने कई तालिबान का विरोध करने वाले कई आतंकी संगठनों का नेटवर्क तैयार किया है और उसका टारगेट इस्लामाबाद की हुकूमत है। आईएसकेपी ने अफगानिस्तान की सरकार को अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात नाम दिया और उसे उखाड़ फेंकने का दावा किया। इसीलिए राष्ट्रपति के महल और 1978 की सौर क्रांति का जिक्र आर्टिकल में किया गया। 1978 में वहां राष्ट्रपति के महल में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था और मोहम्मद दाऊद खान जो अफगानिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री थे, उन्हें और उनके परिवार को वहां की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के सदस्यों ने अर्ग के अंदर ही मार डाला था। आईएसकेपी और तालिबान की लड़ाई से साफ है कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ी जंग की तैयारी है। ये जंग अफगानिस्तान के लिए किसी गृह युद्ध से कम नहीं होगी। माना जा रहा है कि इस लड़ाई का असर पाकिस्तान में भी होगा, जो पहले से आईएसकेपी और तालिबान से लड़ रहा है। इधर बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री 4 बच्चे पैदा करने की सलाह देकर फिर चर्चा में आ गए। इस बार मध्य प्रदेश के छतरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को यह सलाह दी, जहां उनको सुनने के लिए भारी भीड़ पहुंची। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह सलाह खास उन लोगों के लिए दी जिनकी अभी शादी नहीं हुई। 3-4 बाल बच्चे हों। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को यह सलाह भी दी कि वो अपने 4 बच्चों में 2 बच्चों को धर्म के कार्य में लगाएं। उधर खबर है कि आर्मेनिया ने भारत के आगे अपने यहां से गुजरने वाले एक नया अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड रूट बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। ये ऐसा ट्रेड रूट होगा जो अगर बन गया तो तुर्की और पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगेगा और भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले तुर्की और पाकिस्तान हाथ मलते रह जाएंगे। भारत आर्मेनिया का दोस्त है और भारत ने उसे हथियार देकर उसकी काफी मदद भी की है। ऐसे में अब आर्मेनिया ने भारत को व्यापार के ऐसे नए रूट का ऑफर दिया है जो मुंबई को ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से जोड़ते हुए आर्मेनिया से गुजरेगा और वहां से आगे रूस या यूरोप तक जाएगा। इससे आर्मेनिया के पड़ोसी अजरबैजान को बाईपास किया जा सकेगा। नागोर्नो कराबाख इलाके के लिए अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग की गवाह तो पूरी दुनिया है। नागोर्नो कराबाख की उस जंग में ईरान आर्मेनिया के साथ है, वो उसका पड़ोसी भी है। ईरान और आर्मेनिया दोनों का दुश्मन अजरबैजान है। यही वजह रही कि अजरबैजान को किनारे करने के लिए आर्मेनिया ने भारत को नए ट्रेड रूट का ऑफर दिया। क्योंकि आर्मेनिया भारत का भी दोस्त है और अभी भारत का रूस से व्यापार करने का सबसे छोटा रास्ता आईएनएसटीसी यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। लेकिन दिक्कत यह है कि आईएनएसटीसी मुंबई को ईरान से जोड़ते हुए अजरबैजान पहुंचता है और फिर वहां से रूस जाता है और अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की का दोस्त है। कल को अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की भारत को परेशान करने के लिए आईएनएसटीसी के रास्ते में रोड़े भी डाल सकते हैं। ऐसे में नए रूट के जरिए भारत को अजरबैजान का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज को भारत ने अपने नाम कर लिया। उन्होंने इस सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया और ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में शिकस्त दे दी। हालांकि सीरीज का चौथा और आखिरी मैच ड्रॉ हो गया। इस मैच में विराट कोहली 186 रन की शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए। वहीं रविंद्र जाडेजा और आर अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर अमेरिका ने पिछले महीने किए अब तक के सबसे घातक युद्धाभ्यास की तस्वीरें जारी कर दी। अमेरिका की सेना ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस से साथ मिलकर यह ड्रिल की, जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि इस सैन्य अभ्यास के जरिए अमेरिका बाकी 3 देशों के साथ मिलकर चीन को चेतावनी देना चाहता था, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही चीन ने अमेरिका को ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की धमकी दी थी और ताइवान के इलाके में अपने जंगी जहाज उड़ाकर उसे भी डराने की कोशिश की थी। यही वजह थी कि अमेरिकी वायुसेना ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ मिलकर अब तक का सबसे खतरनाक सैन्य अभ्यास किया, जिसमें चारों देशों के एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। अमेरिका ने दावा किया कि यह अब तक का सबसे घातक और आक्रामक सैन्य अभ्यास था।
जिसका मकसद चीन की धमकियों का जवाब देना था। दावा किया गया कि इस सैन्य अभ्यास के जरिए चारों देशों की सेनाओं को खासतौर पर चीन और रूस से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा चीन और रूस से ही है। यही वजह थी कि अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस की वायुसेना ने मिलकर 10 से 24 फरवरी तक ड्रिल की, जिसकी तस्वीरें करीब महीने भर बाद जारी की गईं। जानकारी के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास में चारों देशों की वायुसेनाओं ने सटीक मिसाइल हमले और दुश्मन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने की प्रैक्टिस की। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी जनरल केनेथ विल्सबैक ने ताइवान के चारों तरफ चीन की घेराबंदी तोड़ने के लिए उसके जहाजों को समंदर में डुबोने का सुझाव दिया। पिछले साल अगस्त में अमेरिकी सांसद नैन्सी पेलोसी के दौरे से नाराज होकर चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था और उसने ताइवान को डराने के लिए कई हफ्तों तक मिलिट्री ड्रिल भी की थी। अपने घातक जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों का डर दिखाकर चीन ने ताइवान को सरेंडर करने की चेतावनी भी दी, लेकिन अमेरिका के दम पर ताइवान ने घुटने नहीं टेके। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन लगातार ताइवान पर दबाव बढ़ाता जा रहा है और वो ताइवान की सीमा के पास मिलिट्री ड्रिल भी कर रहा है। आशंका यह है कि वो मिलिट्री ड्रिल की आड़ में किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। इसी वजह से यूएस पैसिफिक एयर फोर्सेस के कमांडर जनरल केनेथ विल्सबैक ने चीन की घेराबंदी तोड़ने के लिए उसके जंगी जहाजों को डुबोने का सुझाव दिया। और उन्होंने ये दावा भी किया कि साउथ चाइना सी में मौजूद चीन के जंगी जहाजों को अमेरिका के ताकतवर ड्रोन आसानी से तबाह कर सकते हैं। लेकिन आशंका यह है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका और चीन के बीच सीधी जंग छिड़ जाएगी, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के हमले के बाद चीन भी जवाबी हमला करने में देर नहीं लगाएगा, जिसके लिए वो अपने ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जंगी जहाजों पर सतह से हवा में मार करने वाली ताकतवर मिसाइलें लगी हैं, जिससे किसी भी लड़ाकू विमान को पलक झपकते ही आसमान में ढेर किया जा सकता है। मतलब ये कि समंदर में अमेरिका की चुनौती से निपटने के लिए चीन पूरी तरह तैयार बैठा है। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि अगर चीन और अमेरिका में भिड़ंत हो गई तो पुतिन नेटो को खत्म कर देंगे। ये दावा रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली ब्रिटेन की संस्था रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के हवाले से किया गया, जिसमें यह बताया गया कि अमेरिका का चीन से भिड़ना नेटो का खेल खत्म कर सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका नेटो देशों के पीछे नहीं खड़ा रहा तो वो रूस के सामने तिनके की तरह बिखर जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नेटो देशों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनकी वायुसेना बेहद कमजोर है। उनके पास लंबी दूरी तक उड़ान भरकर हमला बोलने वाले लड़ाकू विमान बड़ी संख्या में नहीं है। इसके साथ ही उनके पास एयरबेस की भी कमी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कई नेटो देशों के लड़ाकू विमान तो ऐसे एयरबेस पर तैनात रहते हैं जो दुश्मन के सीधे निशाने पर होते हैं और इसीलिए उन्हें किसी भी वक्त मिसाइलों की मदद से तबाह किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास मौजूद S-400 मिसाइलें ऐसे किसी भी हमले को आसानी से अंजाम दे सकती हैं, क्योंकि पोलैंड और रोमानिया जैसे नेटो देश रूस की मिसाइलों की जद में है। इसके साथ ही बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया भी रूस के निशाने से दूर नहीं है। यानी रूस ने चाहा तो वो एक झटके में कई नेटो देशों की कब्र खोद सकता है और वो पूरी ताकत लगा देंगे तो भी लंबे वक्त तक रूस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह भी है, वो ये कि नेटो के ज्यादातर देशों ने लंबे वक्त से असली जंग नहीं लड़ी, यानी उनके सैनिकों को पता ही नहीं कि असली जंग में किस तरह की रणनीति से दुश्मन को पछाड़ा जाता है। इसी वजह से उन्हें रूस से बचने के लिए अमेरिका की जरूरत होगी, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों का जखीरा है। इसके साथ ही अमेरिका के पास ऐसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का आसानी से पता लगा लेते हैं और फिर पलक झपकते ही उन्हें ढेर कर देते हैं। अमेरिका के इन घातक हथियारों ने यूक्रेन की जंग में अपना दम दिखाया भी है। अमेरिका की वजह से ही रूस और यूक्रेन का युद्ध 1 साल से लंबे वक्त से भी जारी है और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि चीन और अमेरिका में अगर जंग छिड़ी तो रूस नेटो का खात्मा कर देगा, क्योंकि अमेरिका तब चीन से निपटने में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। उसके लड़ाकू विमान, जंगी जहाज और मिसाइलें चीन से मुकाबले में जुट जाएंगी और ऐसे में रूस ने अगर यूरोप के देशों पर धावा बोल दिया तो वो मिलकर भी उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन के लिए अब पैसे देने होंगे। यानी जो भक्त बाबा विश्वनाथ का स्पर्श कर उनके दर्शन करेगा उसे पैसे देने पड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक स्पर्श दर्शन के लिए 500 से 1000 रुपए तक का शुल्क मंदिर प्रशासन ले सकता है। हालांकि ये राशि कितनी होगी अभी तक ये तय नहीं हुआ है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने सीरिया में ईरान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इस हवाई हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। पिछले 1 हफ्ते में यह दूसरी बार है जब इजरायल ने सीरिया में घुसकर अटैक किया और अपने कट्टर दुश्मन ईरान को एक बार फिर सबक सिखाया।
पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसराइल ने सीरिया के हमा और तारतूस प्रांत के बीच मौजूद ईरान के हथियार डिपो को निशाना बनाया। इजरायली मिसाइलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें मार गिराने में नाकाम साबित हुए। और खबर है कि इजराइल की दर्जनों मिसाइलों ने एक साथ लेबनान से सीरिया की ओर उड़ान भरी। इसी वजह से सीरिया के रडार उन मिसाइलों को पकड़ पाने में कामयाब नहीं हो सके। सीरिया के एक टीवी चैनल की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें मिसाइल गिरने के बाद एक इमारत से धुआं निकलता नजर आया। और दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में ईरान को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन सीरिया की तरफ से किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं दी गई। उधर इजराइल ने भी इन हमलों पर कोई बयान देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि सीरिया के हमा और तारतूस प्रांत के बीच ईरान ने हथियारों का जखीरा जमा कर रखा था, जिसे इजराइल की सेना तबाह करने की ताक में थी। इससे पहले 7 मार्च को भी इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट के पास मौजूद एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया था। उस दौरान ये दावा किया गया था कि इजराइल के इस हमले में इमारत में छिपे ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके मारे गए थे। इजराइल की उस एयर स्ट्राइक की वजह से अलेप्पो एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से अलेप्पो एयरपोर्ट से विमानों के उड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। इजराइल का आरोप है कि भूकंप प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने की आड़ में ईरान सीरिया में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लिए हथियार जमा कर रहा था। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उन हथियारों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ करने वाला था। इसी वजह से इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान के हथियार डिपो को निशाना बनाया, क्योंकि इजराइल ये नहीं चाहता कि सीरिया में ईरान मजबूत हो और सीरिया से लेबनान तक हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई होती रहे। लेबनान का ये चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल को अपना दुश्मन मानता है, जबकि फिलिस्तीन में हमास जैसे चरमपंथी संगठन लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। वहीं ईरान घोषित तौर पर इजराइल को दुश्मन बताता है। ऐसे में इन सबको एक होने से रोकने के लिए इजराइल सीरिया में हिजबुल्लाह और ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इधर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को हटाने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। 2017 में हाईकोर्ट ने मस्जिद हटाने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह साफ कहा कि उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती, इसीलिए 3 महीने में वहां से मस्जिद हटा ली जाए। हालांकि याचिकाकर्ता चाहे तो मस्जिद के लिए राज्य सरकार से दूसरी जगह की मांग कर सकते हैं। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि हथियारों की कमी का रोना रो रहे वैगनर ग्रुप के मुखिया पर पुतिन भड़क गए। बताया गया कि येवगेनी प्रिगोजिन पर उन्होंने कई तरह की पाबंदियां लगा दी ताकि वो रूसी सेना के खिलाफ बगावत के सुर न उठा पाएं। रूस के मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया के लिए सरकारी फोन लाइनें बंद कर दी गईं। इतना ही नहीं, दावा है कि अब वो रूस की सरकारी एजेंसियों से बातचीत भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी येवगेनी प्रिगोजिन को ब्लॉक कर दिया गया। बताया गया कि ये एक्शन उनके लगातार रूसी सेना के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद लिया गया। दावा है कि वैगनर ग्रुप के मुखिया यूक्रेन के बखमुत में हथियारों की कमी के लिए पुतिन के कई करीबी अधिकारियों पर भी निशाना साध रहे थे। और खबर है कि इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया गया, क्योंकि ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि वैगनर ग्रुप के मुखिया पुतिन को ही सत्ता से हटाने की तैयारी में जुटे हैं, जिसकी भनक पुतिन को लग गई। बताया गया कि इसीलिए पुतिन ने येवगेनी प्रिगोजिन को सबक सिखा दिया। असल में वैगनर ग्रुप के लड़ाके लंबे वक्त से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने रूस की सेना का हर मोर्चे पर साथ दिया। दावा है कि यूक्रेन के बखमुत में रूस को इन लड़ाकों की बदौलत ही बढ़त मिली है, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के लड़ाके गोला बारूद की कमी से जूझने की वजह से रूसी सेना पर ही भड़क रहे थे। और खबर है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत अपने मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन से भी की। हालांकि दावा है कि जब येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना से और ज्यादा गोला बारूद की मांग की तो उन्हें साफ कह दिया गया कि जो हथियार हैं उन्हीं से जंग लड़ी जाए। लेकिन जब वो इसके बावजूद नहीं माने तो उनको सबक सिखा दिया गया। दावा है कि अब पाबंदियों की वजह से वैगनर ग्रुप के मुखिया रूसी सेना से हथियारों की मांग नहीं कर सकेंगे। यानी अब पुतिन ने उनके लड़ाकों को जंग के मैदान में मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बिना हथियारों के जंग नहीं लड़ी जा सकती। ऊपर से लगातार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, जिनके दम पर वो अब और भीषण हमले कर सकेंगे। ऐसे में अगर वैगनर ग्रुप को गोला बारूद नहीं मिला तो उसके लिए जंग लड़ने का मतलब खुद को मौत के मुंह में धकेलने के जैसा होगा। पश्चिमी मीडिया पहले ही रूसी फौज और वैगनर ग्रुप के बीच टकराव होने का दावा करता आया है, लेकिन अब रूस के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया पर ही पुतिन ने पाबंदियां लगा दी। यानी आने वाले दिनों में वैगनर ग्रुप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि लड़ाकों की कमी से जूझ रहे वैगनर ग्रुप रूस में बड़े पैमाने पर जवानों की भर्ती करेगा। बताया गया कि वो रूस के अलग अलग शहरों में इसके लिए भर्ती केंद्र खोलेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जवानों की भर्ती की जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप ने रूस के 42 शहरों में भर्ती केंद्र खोलने का ऐलान किया। बताया गया कि वैगनर ग्रुप यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। यही वजह बताई जा रही है कि वो जल्द अपने लड़ाकों की संख्या बढ़ाने में जुट गया। दावा है कि मार्शल आर्ट्स और अलग अलग खेलों से संबंध रखने वाले लोगों को वैगनर ग्रुप भर्ती करेगा। खबर है कि ऐसा इसलिए ताकि उनको ट्रेनिंग न देनी पड़े। हालांकि वैगनर ग्रुप पर जवानों को बिना ट्रेनिंग दिए जंग के मैदान में भेजने की बात कोई नई नहीं है।
क्योंकि इससे पहले भी उस पर नए भर्ती किए गए जवानों को मौत के मुंह में धकेलने के आरोप लग चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा चुका है कि उसने अपने ग्रुप में खतरनाक कैदियों की भी भर्ती की। लेकिन खबर है कि जब वहां इसका विरोध शुरू हुआ तो उसने कैदियों की भर्ती करना बंद कर दिया। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अब वैगनर ग्रुप लड़ाकों की कमी से जूझ रहा है। असल में यूक्रेन के साथ जारी जंग में रूस की सेना के साथ साथ वैगनर ग्रुप को भी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने पुतिन के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, जिनमें वैगनर ग्रुप के भी कई लड़ाके शामिल हैं। खबर है कि इसीलिए अब वैगनर ग्रुप का पूरा ध्यान जवानों की संख्या बढ़ाने पर है, ताकि वो किसी भी सूरत में यूक्रेन के सैनिकों को सबक सिखा सके। इधर सतीश कौशिक मौत मामले में साजिश का आरोप लगाने वाली एक महिला ने दिल्ली पुलिस से जांच अधिकारी बदलने की मांग की और आरोप लगाया कि उनसे जुड़े रेप के एक पुराने मामले में भी विजय सिंह नाम के इसी जांच अधिकारी ने सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की थी। तो विजय सिंह एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। असल में सतीश कौशिक की मौत के मामले में साजिश का शक जताने वाली इस महिला को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जांच अधिकारी पर सवाल उठाते हुए वो पूछताछ में शामिल नहीं हुई। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान में कंगाली ने लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि वो लूटमार करने पर उतारू हो गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां लूट और चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और अनाज की कमी, महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया और लोग पैसे कमाने के लिए लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक कंगाली ने लोगों को बेखौफ कर दिया है। वो किसी भी तरह 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लगे हैं और इसके लिए वो अपराध करने से भी नहीं चूक रहे हैं। खबर के मुताबिक इस साल फरवरी के महीने में अकेले कराची में ही 7000 से ज्यादा लूट की घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 163 से ज्यादा कार चोरी के मामले रहे तो 4000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें लूटी गईं, जबकि पाकिस्तान के कई दूसरे शहरों में भी अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निपट पाना पाकिस्तान की पुलिस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि वहां लूटमार की घटनाओं से बचने के लिए लोगों ने अपने पास अवैध हथियारों को रखना शुरू कर दिया ताकि वो बदमाशों से निपट सकें। लेकिन इस बात ने पाकिस्तान की पुलिस की परेशानी और बढ़ा दी, क्योंकि लोग अपराधियों से खुद ही निपटने की कोशिश करने लगे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सड़कों का हाल ऐसा हो गया है जैसे वहां गृह युद्ध छिड़ा हो। खबर के मुताबिक वहां 15 लोगों को अवैध हथियार रखने के लिए गिरफ्तार तक किया गया है। इस बीच पाकिस्तान की कंगाली का असर वहां होने वाली पाकिस्तान दिवस परेड पर भी पड़ा है, जिसमें पाकिस्तान की सेना अपने हथियार और सैन्य कौशल का प्रदर्शन करती है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार 23 मार्च को होने वाली इस परेड के खर्चों में कटौती करने का आदेश दिया गया है। उधर लाहौर हाईकोर्ट के आदेश पर पाकिस्तान में तोशाखाना से जुड़ी एक रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, जिससे ये पता चला कि पाकिस्तान के सरकारी खजाने को लूटने में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ही नहीं बल्कि कई दूसरे बड़े नेता भी शामिल रहे, जिन्होंने तोशाखाना से करोड़ों रुपए के गिफ्ट निकलवाए थे और उनका पेमेंट लाखों में किया था। पाकिस्तान में मची लूट खसोट की यह जानकारी तब सामने आई जब लाहौर हाईकोर्ट के आदेश पर तोशाखाना से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की गई, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री रहने के दौरान इमरान खान को 8.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की एक सोने की घड़ी मिली थी, जिस पर हीरे लगे थे। इसके अलावा 56 लाख के कफलिंग, 15 लाख का पेन और 85 लाख की अंगूठी मिली थी। लेकिन आरोप है कि इमरान खान ने इनके बदले सिर्फ 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जमा कराकर सभी गिफ्ट अपने पास रख लिए थे, जबकि कई गिफ्ट के लिए उन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिया था। लेकिन तोशाखाना से सस्ते में गिफ्ट खरीदने में इमरान खान अकेले नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने करीब 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की 2 कार अपने पास रख ली थी, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख पाकिस्तानी रुपए ही चुकाए थे। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी तोशाखाना से गिफ्ट निकलवाने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने 2013 में करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपयों की घड़ी, कफलिंग और कुवैत सेंट्रल बैंक के 4 स्मारक सिक्के अपने पास रखे थे। इनके बदले उन्होंने सिर्फ 24,000 पाकिस्तानी रुपए जमा कराए थे। 2016 में नवाज शरीफ की पत्नी ने करीब 5.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों के गहने अपने पास रख लिए थे, जिसके लिए उन्होंने मामूली रकम चुकाई थी। इन नेताओं के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी, पूर्व वित्त मंत्री सरताज अजीज और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का नाम लिस्ट में शामिल है। इधर दिल्ली में विधायकों और मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई। दिल्ली विधानसभा में जुलाई 2022 में वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया गया था और उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत अब विधायकों को हर महीने 54,000 के बजाय 90,000 रुपए वेतन मिलेगा, जबकि मंत्रियों और मुख्यमंत्री का वेतन 72,000 से बढ़ाकर 1,70,000 रुपए महीना कर दिया गया। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार करते हुए जर्मनी और स्पेन को भी आगाह कर दिया।
और साफ कर दिया कि वो किसी भी देश के दबाव में नहीं झुकेगा। यानी अब यूक्रेन के मुद्दे पर पश्चिमी देशों में ही फूट पड़ गई। लंबे वक्त से अमेरिका और जर्मनी समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की मदद करते आए हैं। दावा है कि इन हथियारों के दम पर ही यूक्रेन की सेना रूस से मुकाबला करने में कामयाब हुई है। लेकिन खबर है कि यूक्रेन को स्विट्जरलैंड से हथियारों के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया। बताया गया कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो पुतिन से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया गया कि उसने जर्मनी और स्पेन को भी हथियारों की मदद करने से पहले सोचने के लिए कह दिया। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले में 5 साल तक सहमति से बने संबंध को रेप मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस मामले में आरोपी लड़के को भी बरी कर दिया, जिस पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने रेप का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि लड़की ने 1 या 2 नहीं बल्कि 5 साल तक अपने बॉयफ्रेंड को संबंध बनाने की सहमति दी। इसीलिए ये नहीं माना जा सकता कि इस दौरान बिना मर्जी के संबंध बने। कोर्ट ने इसी आधार पर उस लड़की के लगाए गए रेप के आरोप खारिज कर दिए। इस बीच खबर है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद चीन के चक्कर में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन ने बांग्लादेश को भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। और चीन के इसी खतरे को देखते हुए बांग्लादेश में सवाल भी उठने शुरू हो गए, क्योंकि वो भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह ही आर्थिक बदहाली की तरफ बढ़ता दिख रहा है। वहां महंगाई की दर तेजी से बढ़ रही है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आ रही है। इस बीच चीन ने बांग्लादेश में भारी भरकम निवेश भी शुरू कर दिया है। इसके लिए चीन ने बांग्लादेश में 27 परियोजनाओं को शुरू करने का समझौता किया है, जिसके तहत वो वहां के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह मोंगला पोर्ट को भी विकसित करेगा। मोंगला पोर्ट बंगाल की खाड़ी में है, यानी हिंद महासागर के उस हिस्से में जो भारत के राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच की कड़ी है। और इसी पोर्ट को आधुनिक बनाने के नाम पर चीन ने बांग्लादेश को एक भारी भरकम रकम कर्ज के तौर पर दी है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि वो बांग्लादेश का हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के नाम पर भी चीन ने ऐसा ही खेल खेला था। उसने दोनों देशों को बेतहाशा कर्ज दिया था, जिसके बाद दोनों ही देशों की दुर्गति हो गई। और अब कहा जा रहा है कि उसकी नजर बांग्लादेश पर पड़ गई है, क्योंकि उसने मोंगला पोर्ट को विकसित करने के नाम पर बांग्लादेश को बड़ी रकम दी है। खबर के मुताबिक चीन ने बांग्लादेश को $40 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 3,500 करोड़ का कर्ज दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठा कि चीन उसे भी अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। हालांकि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने इस तरह की किसी भी आशंका को पूरी तरह नकार दिया और उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत है। इधर केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश के बड़े अस्पताल भी मेडिकल कॉलेज खोल सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ देश के बड़े अस्पतालों के मालिकों की बैठक में यह फैसला लिया गया और इस बैठक में देश भर के करीब 62 बड़े अस्पतालों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई इस बैठक में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने और गरीब बच्चों तक मेडिकल शिक्षा पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि अब बड़े अस्पताल भी मेडिकल कॉलेज खोल सकेंगे। उधर दावा किया गया कि बाइडेन का कीवाना ज़ेलेंस्की के लिए घाटे का सौदा साबित हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की खातिरदारी में यूक्रेन को मोटी रकम खर्च करनी पड़ गई और पहले से ही युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महज एक दिन के लिए कीव पहुंचे बाइडेन पर यूक्रेन को $16 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 13 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। इस भारी भरकम रकम से अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा और खाने पीने का इंतजाम किया गया। हालांकि रूस की मीडिया ने आरोप लगाया कि ज़ेलेंस्की ने वहां भीड़ जुटाने के लिए काफी खर्च किया है, ताकि अमेरिका और यूक्रेन के बीच मजबूत रिश्ते दिखाए जा सकें। 20 फरवरी को कीव पहुंचकर बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,000 करोड़ की मदद का ऐलान भी किया था। हालांकि रूस का आरोप है कि बाइडेन का ये दौरा पहले से तय था और उनके कीव पहुंचने से पहले ही यूक्रेन की सरकार को अलर्ट कर दिया गया था। उधर उत्तर कोरिया की मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने एक बार फिर मिसाइल दागी है। बताया गया कि यह मिसाइल परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मिलिट्री ड्रिल शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही किया गया, जिसमें दावा है कि उत्तर कोरिया ने एक पनडुब्बी के जरिए 2 क्रूज मिसाइलें दागी। किम के इस एक्शन को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने साल 2018 के बाद इतने बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू किया है। उत्तर कोरिया इसे लेकर पहले से ही बौखलाया हुआ है। उसने इसके जवाब में सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी थी और दावा तो यहां तक किया गया कि कुछ दिन पहले ही किम जोंग उन ने अपनी सेना को जंग की तैयारी करने के आदेश भी दे दिए थे, जिसमें सेना को युद्ध की पहल करने और उसमें लगातार तेजी बनाए रखने की तैयारी करने को कहा गया। हालांकि उत्तर कोरिया की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। ये ड्रिल 23 मार्च तक चलेगी, लेकिन किम जोंग उन ने भी नए मिसाइल परीक्षण से ये साफ कर दिया कि वो शांत नहीं बैठने वाले। यानी उत्तर कोरिया अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास के दौरान भी अपने हथियारों के परीक्षण जारी रखेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में कोरियाई द्वीप पर तनाव के और बढ़ने की आशंका है।
इधर दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चों की मौत होने के बाद नगर निगम की नींद खुली। दिल्ली नगर निगम की टीमें वहां आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंची और नगर निगम के कर्मचारियों ने कई आवारा कुत्तों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ लिया। ये टीमें जो दक्षिण दिल्ली एमसीडी की है, उसके अलावा वेटरनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट, देखिए एक कुत्ता पकड़ा हुआ है जो आवारा था। हालांकि एमसीडी के एक्शन के बावजूद इलाके में आवारा कुत्तों की दहशत बनी हुई है। लोग छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहे और पुलिस वालों के साथ मिलकर पूरे इलाके की पहरेदारी कर रहे हैं। इनके साथ हादसा हुआ है, आज हमारे बच्चों को डर लग रहा है कि हमारे बच्चों को ऐसा हादसा ना हो जाए। बताया गया कि वसंत कुंज इलाके में आवारा कुत्तों ने 10 मार्च को एक 7 साल के बच्चे को नोच नोच कर मार डाला और उसके 2 दिन बाद ही उसके छोटे भाई को भी अपना शिकार बना लिया। इस बीच जापान में 3 साल बाद लोगों को मास्क लगाने से राहत मिल गई। जापान की सरकार ने कोविड गाइडलाइंस में ढील देते हुए कई पाबंदियों को हटा दिया, जिसके बाद वहां कई लोग बिना मास्क के नजर आए। खुद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अपने दफ्तर में बिना मास्क के दिखे। 2020 में कोरोना फैलते ही वहां सरकार ने मास्क लगाने का नियम जरूरी कर दिया था, जिसे 3 साल बाद हटा लिया गया। इधर न्यूज 18 के पास आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद है जिसमें उसने ये दावा किया कि वो पाकिस्तान में होने वाले चुनाव के विरोध में नहीं है। मतलब इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना की पोल खोल कर रख दी, क्योंकि इनका आरोप है कि टीटीपी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में कोई चुनाव हो। पाकिस्तानी सेना का यह भी आरोप था कि इस आतंकी संगठन ने चुनाव में कई बड़े हमलों की साजिश रची है। लेकिन न्यूज 18 के पास पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीटीपी का वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद है जिसमें उसने पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के चेहरे से झूठ का नकाब हटा दिया। उस एक्सक्लूसिव दस्तावेज के जरिए टीटीपी ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान में होने वाले किसी भी तरह के चुनाव के खिलाफ नहीं है और न ही उसके लड़ाके चुनावों के दौरान होने वाली रैली, जुलूस और मतदान केंद्र को निशाना बनाएंगे। मतलब टीटीपी पाकिस्तान में चुनाव करवाने के पक्ष में है। उसने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए उसके खिलाफ अफवाह फैला रही है, जबकि असलियत यह है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है, जिससे पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। टीटीपी का दावा है कि पाकिस्तानी सेना प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में चुनाव हो। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार चुनाव न कराने का ठीकरा टीटीपी पर फोड़ रही है। हालांकि टीटीपी ने यह धमकी दी कि अगर लोकतंत्र के नाम पर लोगों का गला घोटने का काम किया गया तो उसके कहर से पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा। यही नहीं, उसने एक बार फिर पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की बात दोहराई। उसने दलील दी कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है जिसकी वजह से उसे शरिया कानून लागू करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उधर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम की पार्टी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में मामला दर्ज हो गया। एक दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस अब इस मामले में सोशल मीडिया पर वायरल विवादास्पद बयान से जुड़े उनके वीडियो की जांच करेगी। इस बीच राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी और लंदन में दिए बयान के लिए राहुल से माफी मांगने को कहा। शोरगुल के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए, लेकिन बीजेपी सांसद राहुल की माफी की मांग पर अड़े रहे। पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल के सुर में सुर मिलाने लगी। डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से। राहुल ने भारत के लोकतंत्र पर लंदन में बयान दिया। बीजेपी ने इसी बात पर बार बार आपत्ति दर्ज कराई। यानी चुनाव से पहले आया राहुल का यह बयान एक बार फिर उनके गले की फांस बन गया, क्योंकि बीजेपी को बिना किसी मेहनत के राहुल को घेरने का मौका मिल गया। उधर इंडोनेशिया के जावा में एक ज्वालामुखी के फटने के बाद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि वहां आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में उसका धुआं और लावा फैल गया, जिसके बाद कुछ गांवों को खाली करवा दिया गया, क्योंकि जैसे ही ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ पूरे आसमान में धुएं का गुबार छा गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ज्वालामुखी से उठने वाली राख आसपास के इलाकों में फैल गई। उसने कई गांवों को अपने कब्जे में ले लिया। वहां ज्वालामुखी की राख की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। ज्वालामुखी का ये रूप देख आसपास रहने वाले लोग सहम गए। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने समय रहते लोगों को अलर्ट कर दिया, जिससे वो सुरक्षित बच गए। इधर कांग्रेस ने कई राज्यों में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसके लिए हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जो मुख्यमंत्री के दफ्तर का घेराव करने के इरादे से आगे बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तक पहुंचे और फिर उनमें कुछ ने उसे लांघने की कोशिश की। इसके बाद जो हुआ
ब्रेक के बाद इस बम का इस्तेमाल किया क्योंकि रूसी सेना और पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमूत को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। खबर के मुताबिक जैसे जैसे वो शहर के भीतर घुसते जा रहे हैं, उनके हमले पहले से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और वैगनर ग्रुप ने तो दावा किया कि बखमूत का बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा उनकी पहुंच से दूर है। यानी रूस की सेना और वैगनर ग्रुप ने बखमूत के ज्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया है। और इस दावे के बाद यह माना जा रहा है कि बखमूत ज़ेलेंस्की के हाथों से निकल गया। हालांकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जितने भी सैनिक वहां बचे हैं वो मोर्चे पर डटे हुए हैं। और इसी बीच ज़ेलेंस्की ने वो दांव चल दिया जो बखमूत की पूरी बाजी को पलट कर रख सकता है, क्योंकि उन्होंने जंग में पहली बार स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया और इसे बखमूत में गिराया। अमेरिका का दावा है कि उसका जे डैमर यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज बम 72 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को आसानी से तबाह कर सकता है। और यूक्रेन ने इसे जिस जगह गिराया वो जगह बखमूत में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के ठिकानों से कुछ ही दूरी पर है। यानी ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के इस घातक बम को गिराकर यह जता दिया कि वो बखमूत को बचाने के लिए आखिरी वार करने से बस एक कदम दूर है। क्योंकि अगर रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के ठिकानों पर यह स्मार्ट बम गिराया गया तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। पुतिन के जवान बखमूत शहर से पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे। और उनको अमेरिका से मिले इसी बम की ताकत दिखाने के लिए ज़ेलेंस्की ने इसे बखमूत शहर से महज 20 किलोमीटर दूर कुर्दुमिफ्का इलाके में गिराया। खबर के मुताबिक यूक्रेन की वायुसेना ने इस बम को मिग 29 लड़ाकू विमान से गिराया। कहा जा रहा है कि अमेरिका के स्मार्ट बम को यूक्रेन के विद्रोहियों के एक ठिकाने पर दागा गया और बम के गिरते ही वहां का काफी बड़ा इलाका पूरी तरह बर्बाद हो गया। और इस तरह से ज़ेलेंस्की की सेना ने अमेरिका से मिले स्मार्ट बम की ताकत को भी परख लिया। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का अगला निशाना बखमूत शहर में घुसे रूसी सेना के जवान और वैगनर ग्रुप के लड़ाके होने वाले हैं, जिन्होंने शहर की सड़कों पर कत्लेआम मचा रखा है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक उनकी मार से बुरी तरह बेहाल हो चुके हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि बखमूत किसी भी वक्त यूक्रेन से छिन सकता है। लेकिन इसी बीच ज़ेलेंस्की के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो एक झटके में बाजी पलट सकता है। अमेरिका का यह स्मार्ट बम पुतिन की फौज और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का काल साबित हो सकता है, जिसकी एक झलक ज़ेलेंस्की ने बखमूत के कुर्दुमिफ्का इलाके में दिखा भी दी। और अब वो अपने शिकार को ढूंढकर मारने वाले इस बम को बखमूत शहर पर भी दाग सकते हैं, ताकि वो एक झटके में बखमूत की आखिरी बाजी जीत जाएं। उधर कैलिफोर्निया में भारी बारिश की वजह से पहाड़ो नदी पर बना एक बांध टूट गया। वहां पहले से ही कई इलाकों में बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। और अब पहाड़ो नदी पर बने इस बांध के टूटने से हजारों लोगों पर जान का खतरा मंडराने लगा। हालांकि इस खतरे को भांपते हुए पहले ही आसपास के करीब 8000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल लिया गया था। लेकिन इससे पहले कि इलाके को पूरी तरह खाली कराया जाता, सुबह के वक्त अचानक उस डैम की दीवार टूट गई, जिसके बाद आए सैलाब में करीब 1700 लोग फंस गए, जिनकी जान बचाने में राहत कर्मियों के पसीने छूट गए। वहां के मॉन्टरी काउंटी से आए एक वीडियो में चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आया। कैलिफोर्निया के कई हिस्से भीषण बारिश के बाद बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर है, जिसका असर कैलिफोर्निया के लाखों लोगों पर पड़ा है। कई जगहों पर तो इस बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि शहर के शहर डूब गए और सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। वहां से आए एक वीडियो में एक पूरी की पूरी रिहायशी बस्ती समंदर के बीच बनी नजर आई। ऐसा इसलिए क्योंकि सैलाब ने वहां मौजूद मकानों को पूरी तरह डुबो दिया। मटमैले पानी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाकर बर्बाद कर दिया, फिर चाहे वो सड़क हो या फिर पुल, सब इस सैलाब के आगे तहस नहस हो गए। कुछ जगहों पर तो पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी तिनके की तरह बहते दिखाई दिए। वहां की सरकार का दावा है कि अब तक की सबसे खतरनाक बाढ़ है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। इस बीच 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों में भारत ने धूम मचा दी। दक्षिण भारतीय फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने यह पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया और भारत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार दिलाया। इस दौरान नाटू नाटू गाने की एक खास प्रस्तुति भी वहां हुई। वहीं भारत के लिए दूसरा पुरस्कार द एलिफेंट विस्परर्स ने जीता, जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के तौर पर नवाजा गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उधर चीन ने अमेरिका के दुश्मन ईरान और अमेरिका के पुराने साथी सऊदी अरब के बीच बात बनवाकर अमेरिका को बुरी तरह जला दिया। ईरान और सऊदी अरब के बीच भी 36 का आंकड़ा है, लेकिन चीन के कहने पर दोनों अपनी दुश्मनी भुलाकर आपसी रिश्ते बहाल करने को राजी हो गए, जिससे पश्चिम एशिया के दो कट्टर दुश्मनों के बीच जंग के आसार कम हो गए।
मगर ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते कायम करने के इस एग्रीमेंट से अमेरिका चिढ़ गया, क्योंकि उसके दुश्मन चीन ने वो कर दिखाया जो 7 साल तक कोई नहीं कर पाया। ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करवाकर चीन ने बाजी मार ली। हालांकि अमेरिका ने शांति बनाए रखने के नाम पर सऊदी अरब और ईरान के बीच करार का स्वागत तो किया, लेकिन लगे हाथ दुनिया को चेतावनी भी दे डाली कि जो डील करने से पहले अमेरिका को पूछा तक नहीं गया, वो कितने दिन टिकेगी ये भी देखना होगा। मतलब अमेरिका ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और चीन की कराई डील पर सवाल उठा दिए। ईरान और सऊदी अरब की डील करवाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि खुद को पूरी दुनिया का नेता साबित करने की तरफ कदम उठा दिया, जिसका मतलब है अमेरिका के रुतबे पर खतरा, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से दूसरे देशों के मसले सुलझाने में शामिल रहा है और चीन हमेशा विदेश मामलों से दूर रहा है। लेकिन इस बार शी जिनपिंग के राज में चीन की चाल बदल गई और उसने खुद को शांतिदूत दिखाने के लिए अपनी राजधानी बीजिंग में 4 दिनों तक ईरान और सऊदी अरब के बीच सीक्रेट बातचीत करवाई। आखिरकार दोनों मान गए और अब ईरान और सऊदी अरब 2 महीने के अंदर एक दूसरे के यहाँ फिर अपने अपने दूतावास खोलेंगे, साथ ही व्यापार और सुरक्षा संबंध भी फिर शुरू करेंगे। जबकि 2016 में सऊदी अरब ने ईरान से सभी रिश्ते तोड़ दिए थे, क्योंकि ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब की एम्बेसी पर हमला कर दिया था। लेकिन वो इसलिए किया था क्योंकि सुन्नी सऊदी अरब ने एक शिया धर्म गुरु को फांसी दे दी थी और ईरान शिया मुस्लिम देश है, इसलिए ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी और गहरी हो गई थी। लेकिन चीन ने उस दुश्मनी पर फिलहाल मिट्टी डलवा दी और उसके जरिए पश्चिम एशिया के बड़े खिलाड़ी अमेरिका की जगह लेने की कोशिश शुरू कर दी। अमेरिका को ईरान फूटी आंख नहीं सुहाता, दोनों दुश्मन हैं। और जो सऊदी अरब कभी अमेरिका का गहरा दोस्त हुआ करता था, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उससे भी अमेरिका के रिश्ते खटाई में पड़ गए। लेकिन चीन के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी ईरान से भी बनती है और सऊदी अरब से भी। दोनों के साथ उसके मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। ऊपर से अब अमेरिका चीन से निपटने के लिए पश्चिम एशिया के इस इलाके से अपना ध्यान हटाकर हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में फोकस कर रहा है। इसलिए चीन ने बिल्कुल इसी बात का फायदा उठाया और पश्चिम एशिया के सबसे बड़े दुश्मनों के बीच सुलह कराने कूद पड़ा, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग होने से रोकने में ही चीन का फायदा है। पश्चिम एशिया में कच्चे तेल का भंडार है और चीन इस इलाके से अपनी जरूरत का 40% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। साथ ही पश्चिम एशिया चीन में बने सामान और तकनीक का बड़ा बाजार है और अगर इस इलाके में जंग हुई तो चीन की तेल सप्लाई और व्यापार पर असर पड़ेगा और चीन की अपनी अर्थव्यवस्था डोलने लगेगी। दूसरी बात यह कि चीन पश्चिम एशिया से अमेरिका को निकलता देख उसकी जगह लेने की ताक में है। पश्चिम एशिया में अपनी पैठ बनाकर चीन उसे अपने पाले में करने की कोशिश में है ताकि अमेरिका को चुनौती दे सके। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन से बखमुत बचाने की जंग लड़ रहे यूक्रेन ने पहली बार वहां स्पार्ट बम गिरा दिया है, जिसे इस इलाके को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की की आखिरी बाजी माना जा रहा है, क्योंकि ये वो खतरनाक बम है जो उसे अमेरिका से मिले हैं। इनका इस्तेमाल ब्रेकिंग न्यूज आ रही है थाईलैंड से। वहां प्रदूषण की वजह से हवा इतनी जहरीली हो गई है कि 2 लाख से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अस्पताल में कोहराम मचा है क्योंकि एक साथ इतने लोग भर्ती हो गए हैं। थाईलैंड में प्रदूषण से अब तक कुल 13 लाख लोग बीमार पड़ चुके हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों से आंखें तक नहीं खोली जा रही। प्रशासन ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तो घर में ही रहने की चेतावनी जारी कर दी है। वहां भयानक हालात पैदा हो गए हैं। बल्कि एक दिन पहले तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण थाईलैंड के मशहूर चियांग माई शहर में रहा। वहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया। थाईलैंड में इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है कि घर से बाहर निकलना मतलब जान हथेली पर लेकर चलना है। और ये हाल वहां बीते 2.5 महीने से, तब से अब तक वहां 13 लाख लोग बीमार पड़ चुके हैं। मगर हद तो तब हो गई जब बीते हफ्ते वहां 2 लाख लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, क्योंकि थाईलैंड के एक बड़े इलाके में स्मॉग यानी धुंध और धुएं का गुबार लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। वहां सांस लेने का मतलब जहर पीना हो गया। सबसे बुरा हाल तो थाईलैंड के उत्तर में मौजूद मशहूर टूरिस्ट स्पॉट चियांग माई शहर का है। वहां से आई तस्वीरों में एक दूरी के बाद सामने दिखना ही बंद हो गया। थाईलैंड में कोरोना की वजह से लागू नियम हटा लिए गए हैं, लेकिन प्रदूषण इतना है कि शहर में लोगों के चेहरे मास्क से ढके दिखे। राजधानी बैंकॉक का आसमान भी प्रदूषण से ढका नजर आया, क्योंकि गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलते धुएं और खेतों में जलती पराली ने थाईलैंड के कई इलाकों में प्रदूषण की परत जमा दी है। और ऊपर से इस साल थाईलैंड में बारिश भी कम हुई है, जिसकी वजह से हवा में मौजूद PM 2.5 खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। PM 2.5 हवा में मौजूद बेहद बारीक कण होते हैं, जो अगर शरीर में घुस जाएं तो फेफड़ों से लेकर दिल तक की बीमारी हो सकती है। थाईलैंड के साथ मुसीबत यह भी है कि वहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन के सहारे है और भारी प्रदूषण की वजह से थाईलैंड से सैलानी तौबा भी कर सकते हैं। इधर कांग्रेस ने कई राज्यों में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसके लिए हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए।
जो मुख्यमंत्री के दफ्तर का घेराव करने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तक पहुंचे और फिर उनमें कुछ ने उसे लांघने की कोशिश की और जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां लगे बैरिकेड पर चढ़े, पुलिस ने उन्हें धकेलना शुरू कर दिया। जब धक्का मुक्की से बात नहीं बनी तो वाटर कैनन का सहारा लिया गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए तैयार हैं और पुलिस अपनी तरफ से रोकने की कोशिश में है। हालांकि वहां हुए हंगामे के बाद कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के कई राज्यों में महंगाई और बेरोजगारी को काबू करने में नाकाम साबित हुई, जिसका विरोध करने के लिए कांग्रेस ने कई राज्यों में रैलियां निकाली। जम्मू में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस की एक टीम को तैनात किया गया। नारेबाजी करते कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सामना जैसे ही पुलिस से हुआ, वहां हंगामा मच गया। इस बीच हाथों में पोस्टर और कांग्रेस के झंडे लिए कुछ कार्यकर्ता पुलिस वालों से उलझ पड़े और जब उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की गई तो उनमें एक तो सड़क पर ही बैठ गया। हालांकि पुलिस ने नारेबाजी कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, तब कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ। उधर टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, क्योंकि श्रीलंका को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से श्रीलंका की टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर फिसल गई। इसका सीधा फायदा भारतीय टीम को मिला और वो फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही फाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। ऐसे में वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से इंग्लैंड के द ओवल मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच ईरान ने दुनिया की पहली एयर डिफेंस बोट बनाने का दावा किया। माना जा रहा है कि ये पानी में चलता फिरता ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो ईरान को हवाई हमलों से बचाएगा। सोशल मीडिया पर ईरान की इस नाव का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें वो छोटी सी नाव पानी पर तेज स्पीड में दौड़ती नजर आई, मगर इसके बाद उसने जो किया उसे देखकर सोशल मीडिया पर लोगों के होश उड़ गए। पानी पर दौड़ने वाली नाव ने अचानक आसमान में मिसाइल छोड़ दी। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने अपनी नाव को नवाब जैसी कम रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस किया है। अहम बात यह है कि जंग के दौरान छोटी नावें ही हवाई हमले की आसान शिकार बनती हैं, लेकिन ईरान ने छोटी नाव को ही हवाई हमलों से निपटने वाला हथियार बना डाला। उधर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में याकू नाम के चक्रवाती तूफान ने जमकर तबाही मचाई, जिसकी वजह से वहां कई शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई, क्योंकि याकू नाम का ये ताकतवर तूफान पेरू में अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है। इस तूफान का सबसे ज्यादा कहर उत्तरी पेरू में नजर आया। बताया गया कि याकू तूफान की चपेट में आकर वहां सैकड़ों घर ढह गए। जिस वक्त तूफान समुद्र तट से टकराया, वहां जोरदार हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई शहर पानी पानी हो गए। शहरों की ज्यादातर सड़कों पर सैलाब नजर आया, जिसमें वहां खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। लोग इस दौरान रास्तों पर कई फीट गहरे पानी से होकर गुजरने को मजबूर दिखे और हालात इतने खराब हो गए कि सैकड़ों घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से वहां बहुत से परिवारों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ गया। जबकि नदियों में आए तूफान ने फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। उत्तरी पेरू में नदी पर बना एक अहम पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गया। बताया गया कि वो पुल उत्तरी पेरू को देश के बाकी इलाकों से जोड़ने का काम करता था। ऐसे में पुल के टूटने से राहत बचाव के कामों पर भी असर पड़ा। हालांकि पुल टूटने के बावजूद कुछ लोग वहां पानी के तेज बहाव को पार करते नजर आए। वहीं बिगड़ते हालात के बीच पेरू की राष्ट्रपति ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत बचाव के कामों का जायजा लिया। इधर लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी के साथ सेंसेक्स भी बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ और इस गिरावट की वजह से एक दिन में निवेशकों को करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 900 अंकों की भारी गिरावट के साथ 58,237 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 258 अंक लुढ़ककर 17,155 पर बंद हुआ। इस बीच अटकलें लगी कि G20 समिट में शामिल होने के लिए सितंबर में पुतिन भारत आ सकते हैं। माना जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन की दोस्ती है। पुतिन 2 बार से इस समिट में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार वो इसमें शामिल हो सकते हैं। खबर है कि सितंबर में G20 समिट के दौरान पुतिन के दूसरे सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, जिसके बाद अटकलें लगी कि इस साल सितंबर के महीने में पुतिन भारत आ सकते हैं और G20 समिट का हिस्सा बन सकते हैं। यानी पीएम और पुतिन एक बार फिर एक साथ एक मंच पर दिख सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि पुतिन के भारत दौरे के बाद पीएम से उनकी दोस्ती और गहरी हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन से जंग के दौरान ही पुतिन का G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आना कोई मामूली बात नहीं है। और अगर सच में पुतिन भारत आए तो फिर तो इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को ही मिलेगा, क्योंकि यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने रूस को अलग थलग करने की कोशिश की। पिछली बार की G20 समिट में पुतिन शामिल ही नहीं हुए थे, लेकिन इस बार वो भारत आ सकते हैं, G20 समिट में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद पीएम और पुतिन की दोस्ती परवान चढ़ेगी।
उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक बयान पाकिस्तान के गले की हड्डी बन रहा है। पाकिस्तान से न घुलते बन रहा है न निकलते बन रहा है। इस बयान को कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सरेंडर माना जा रहा है, क्योंकि खुद बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के सामने रखना पहाड़ जैसा काम है। We face a particularly uphill task to try and get Kashmir into the center of the agenda at the United Nations. पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे का रोना दुनिया के आगे रोता आया है। कश्मीर पर उसकी नीति सिर्फ दुनिया में शोर मचाने की रही है, कभी संयुक्त राष्ट्र के सामने तो कभी मुस्लिम देशों के संगठन के सामने तो कभी किसी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। संयुक्त राष्ट्र के सामने इस मुद्दे को लाना पाकिस्तान के लिए आसान तो कभी नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान ने इतनी साफ गोई से अपनी बेचारगी को कबूल पहली बार किया। हालांकि पाकिस्तान के नेता वहां के लोगों को कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा झूठ बोलते रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के नेताओं के लिए सिर्फ सियासी शोर और तमाशे का जरिया रहा है, लेकिन आर्थिक बदहाली की वजह से पाकिस्तान के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। वो भी ऐसे कि पाकिस्तान के नेता भारत के खिलाफ जहर नहीं उगल रहे, बल्कि भारत के लिए हर शब्द का इस्तेमाल सोच समझ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो तो अपने बयान में भारत को अपना दोस्त कह गए। Our neighboring countries strongly object. जैसे ही उनके मुंह से भारत के लिए दोस्त निकला, वो बुरी तरह हड़बड़ा गए। थोड़ी देर तो वो समझ ही नहीं पाए कि अब हालात संभाले कैसे जाएं। Our friends within our neighboring countries strongly object. बिलावल का यह बयान पाकिस्तान का सरेंडर समझा जा रहा है। पाकिस्तान के नेता भी समझ रहे हैं कि अगर भारत से हाथ मिलाया होता तो आज भीख मांगने की नौबत ना आई होती। इसीलिए पहले भारत के खिलाफ जहर उगलने की रेस लगाने वाले नेता भारत को दोस्त बताने लगे हैं। इस बीच खबर है कि भारत ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन दी जाएगी, जिसके बारे में तालिबान सरकार ने खुद आदेश जारी किया। इस ट्रेनिंग में तालिबान सरकार के वो अधिकारी शामिल होंगे जिन्हें अंग्रेजी आती है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने अंग्रेजी में विदेश नीति के गुण सिखाएंगे। 14 से 17 मार्च तक चलने वाली ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी, जिसमें तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को विदेश नीति और कूटनीति सिखाई जाएगी। इस मामले में खुद तालिबान सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उसने तालिबान सरकार के अधिकारियों से ट्रेनिंग में शामिल होने को कहा और ट्रेनिंग के बाद उनसे रिपोर्ट मांगी, जिसमें वो ये बताएंगे कि उन्होंने भारतीय दूतावास के अधिकारियों से विदेश नीति के कौन से दांव पेच सीखे। हालांकि भारत की ओर से इस पर अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन तालिबान सरकार ने आदेश जारी करके बता दिया कि उनके अधिकारियों को भारत के अधिकारी विदेश नीति सिखाने वाले हैं। वैसे भी भारत की विदेश नीति की इस समय दुनिया भर में चर्चा है, क्योंकि भारत ने एक बार नहीं बार बार ये साबित किया कि वो विश्व गुरु बनने का दम रखता है और सबको साथ लेकर चल सकता है। कभी पाकिस्तान के दोस्त माने जाने वाले और कट्टर छवि वाले तालिबान भी ये बात समझते हैं और इसी वजह से उन्होंने तय किया कि वो विदेश नीति भारत से सीखेंगे, क्योंकि उनका दोस्त पाकिस्तान खराब विदेश नीति का ही खमियाजा भुगत रहा है। वैसे अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद से तालिबान भारत को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। तालिबान के कई वरिष्ठ अधिकारी भारत के साथ बातचीत के पक्ष में हैं। यही कारण है कि भारत ने काबुल में अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर खोला है। इधर राजस्थान में कांग्रेस विधायक हरीश चंद्र मीणा ने अपनी पार्टी की कमियां गिनवा डाली और बीजेपी की तारीफों के पुल बांध दिए। राजस्थान में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हर बीतते दिन के साथ कांग्रेस के अंदर मनमुटाव नए स्तर पर पहुंच रहा है। इस बार बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हरीश चंद्र मीणा बोले और ऐसा बोले कि कांग्रेस की पूरी बखिया ही उधेड़ डाली, क्योंकि पिछले कई साल से राजस्थान कांग्रेस में संगठन खड़ा करने पर कोई काम ही नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष तक परमानेंट नहीं है। हरीश चंद्र मीणा इसी बात पर बरस पड़े। प्रदेश अध्यक्ष 2.5 साल से निष्क्रिय आदमी। उन्होंने बीजेपी की तारीफ करने से भी परहेज नहीं किया। हमारे सामने जो विरोधी पार्टी बहुत मजबूत है। हरीश चंद्र मीणा पहले पायलट गुट में थे, फिर उन्होंने पाला बदला और गहलोत गुट में चले गए, लेकिन अब वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। यानी राजस्थान कांग्रेस के अंदर ही किसी बात पर एक राय नहीं, जो पार्टी को कमजोर कर रही है, क्योंकि खुद कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ रही, क्योंकि कांग्रेस के नेता और संगठन का कुछ अता पता ही नहीं। उधर प्रधानमंत्री पर दिए बयान पर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी घिर गए। उन्होंने जयपुर के एक कार्यक्रम में पीएम पर विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई और उसने कांग्रेस पर बार बार प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया। कब्र खोदने की इन्होंने बात करी है, अभी खत्म करने की बात कर रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा से पहले राजस्थान में अजय माकन प्रभारी थे, लेकिन पिछले साल 25 सितंबर को राजस्थान में जो सियासी उथल-पुथल मची, उसके बाद रंधावा को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। इस बीच अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने यह दावा किया कि यूक्रेन जंग में जब्त किए गए अमेरिकी हथियारों को पुतिन ईरान भेज रहे हैं ताकि वो उनसे मिलते जुलते हथियार बना सके। पिछले 1 साल से चल रही इस जंग में अमेरिका और नेटो के देश यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार भेज रहे हैं।
और उनमें कंधे पर रखकर चलाने वाला हथियार जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग के मैदान में अमेरिका का यह हथियार रूस के ताकतवर टैंकों के लिए काल साबित हुआ। इसके अलावा अमेरिका ने रूसी फौज को रोकने के लिए जेलेंस्की की सेना को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम स्ट्रिंगर भी दिए थे। लेकिन कई जगहों पर रूस के जोरदार वार की वजह से यूक्रेन के सैनिक इन हथियारों को पीछे छोड़कर भाग खड़े हुए। और अब अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का दावा है कि उन हथियारों को जब्त कर रूस ईरान को भेज रहा है, जिनसे वो उनकी तकनीक चुराकर उनसे मिलते जुलते हथियार बना सके। क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अमेरिकी हथियारों से तकनीक चुराकर उसी तरह के नए और खतरनाक हथियार बनाने में माहिर है। इससे पहले उसने 1970 में भी ऐसा ही कुछ किया था। और CNN न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक तब ईरान ने तूफान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई थी, जो अमेरिका की BGM-71 TOW मिसाइल की कॉपी थी। आरोप है कि इसी तरह 2011 में भी ईरान ने अमेरिकी ड्रोन RQ-170 सेंटिनल की तकनीक चुराकर एक ताकतवर ड्रोन बनाया था। और दावा है कि 2018 में ईरान का वो ड्रोन इजराइल की सीमा में घुस गया था, जिसके बाद उसे मार गिराया गया। मतलब ये कि ईरान कई साल से दूसरे देशों के हथियारों की जानकारी चुराकर उसी तरह के हथियार बना रहा है। और अब एक बार फिर पुतिन ने ईरान को इस काम पर लगाया है। खबर है कि ईरान ने स्टिंगर और जैवलिन मिसाइलों की तकनीक चुराकर उसी तरह के दूसरे हथियार बनाने पर काम शुरू भी कर दिया है। इधर काले धन पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी FATF की एक रिपोर्ट पर भारत में बवाल मच गया। इस रिपोर्ट में येस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर पर 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदने का दबाव बनाए जाने का जिक्र किया गया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। यूपीए सरकार के दौरान राणा कपूर ने MF हुसैन की एक पेंटिंग प्रियंका वाड्रा से 2 करोड़ में खरीदी थी। प्रियंका गांधी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था? बीजेपी का आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान इस डील के जरिए पद्म भूषण अवार्ड का सौदा किया गया था। पेंटिंग की यह डील 2010 में हुई थी। इस बीच खबर है कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान किसी भी शर्त को मानने पर राजी है और इसीलिए एक बार फिर उसने रूस की सरकार से संपर्क किया। लेकिन खबर है कि रूस अब भी पाकिस्तान के साथ डील करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, लेकिन पाकिस्तान बार बार उससे संपर्क कर रहा है और उसकी हर शर्त मानने को तैयार है। असल में पाकिस्तान को लग रहा है कि रूस से डील उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को बचा सकती है। इसीलिए पाकिस्तान ने रूस को कहा है कि वो चीन, UAE या सऊदी अरब की करेंसी में डील करने के लिए तैयार है। ऊपर से उसने पेशकश की है कि वो शिपिंग और इंश्योरेंस का खर्च भी उठाने को तैयार है। पाकिस्तान चाहता है कि रूस का कच्चा तेल उसे $50 प्रति बैरल में मिल जाए। ये कीमत यूरोपियन यूनियन के $60 वाले प्राइस कैप से भी काफी कम है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $80 के पार है। इसीलिए रूस इस डील में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। उधर अमेरिका के मिसिसिपी में निकोलस क्राफ्ट नाम के आदमी ने 165 किलो वजन घटाकर दुनिया को हैरान कर दिया। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। और उन्होंने अपना 165 किलो वजन 4 साल में घटाया। निकोलस क्राफ्ट ने बताया कि डॉक्टर की चेतावनी के बाद उन्होंने वजन घटाने का फैसला लिया। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि ज्यादा वजन के साथ वो लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। मिसिसिपी के रहने वाले निकोलस का वजन पहले करीब 300 किलो था। इस बीच दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के एक विमान के घुसने से चीन बौखला गया। चीन की तरफ से उसे तुरंत लौट जाने की चेतावनी भी दी गई। और वहां मौजूद चीन की नौसेना के जवानों ने धमकी दी कि अगर फिलीपींस का विमान तुरंत वापस न हुआ तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। असल में पूरे के पूरे दक्षिण चीन सागर को चीन अपना मानता है, इसलिए वहां किसी दूसरे देश की मौजूदगी उसे परेशान कर देती है। हालांकि जानकारी के मुताबिक फिलीपींस का जो विमान साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भरता दिखा, उसमें कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। लेकिन चीन इससे बुरी तरह बौखला गया और उसने फौरन अपने बेड़े की करीब 20 नाव वहां तैनात कर दी, जिनमें मौजूद चीनी नौसेना के अधिकारियों ने फिलीपींस के जहाज को तुरंत वहां से पीछे हटने की धमकी दी। चीन का आरोप है कि फिलीपींस ने उसके इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे नाकाम करने के लिए दक्षिण चीन सागर में मौजूद चीनी नौसेना ने रेडियो के जरिए फिलीपींस के विमान को लौटने की चेतावनी दी। हालांकि फिलीपींस ने दावा किया कि उसका विमान चीन की सीमा में दाखिल नहीं हुआ। इसके अलावा उसने आरोप लगाया कि चीन आए दिन उसके इलाके में गश्त कर उसे डराने की कोशिश करता रहता है और ऐसा करके वो दक्षिण चीन सागर में मौजूद फिलीपींस के कुछ हिस्सों को भी अपने कब्जे में लेने की फिराक में है। इधर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में शराब माफिया ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। बताया गया कि पुलिस की एक टीम वहां छापेमारी के लिए पहुंची, लेकिन आरोप है कि इसी दौरान शराब माफिया ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मामूली इलाज के बाद उस घायल पुलिसकर्मी को छुट्टी दे दी। इधर यूक्रेन ने बेलारूस की सीमा पर मिलिट्री ड्रिल की, जिसमें यूक्रेन की सेना की अलग अलग यूनिट के सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के जवान हाथों में बंदूक लिए दौड़ लगाते हुए जंगल से गुजरते दिखे। सैनिकों को यह प्रैक्टिस रूस की फौज पर जवाबी हमले के लिए कराई गई। इस मिलिट्री ड्रिल में खतरनाक हथियारों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया।
ये ड्रिल बेलारूस की सीमा के बिल्कुल करीब की गई, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में बेलारूस की जमीन को पुतिन बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ज़ेलेंस्की के जवानों ने पुतिन के साथ साथ बेलारूस को भी जवाब देने की कोशिश की। यहाँ तक कि रूस के हजारों जवान और हथियारों का जखीरा भी वहाँ मौजूद है। इस बीच ईरान ने दावा किया कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद उसके कच्चे तेल के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल आया। अमेरिका ने 2018 में ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे, जिनका सबसे बड़ा निशाना ईरान के तेल एक्सपोर्ट को बंद करवाना था, क्योंकि ईरान अपने कच्चे तेल को बेचकर ही खाता है। लेकिन ईरान ने दावा किया कि अमेरिका के प्रतिबंधों का उसके कच्चे तेल के व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि 2021-22 के मुकाबले मार्च 2022 से फरवरी 2023 के बीच ईरान ने 8 करोड़ 30 लाख बैरल तेल ज्यादा बेचा। यानी अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के कच्चे तेल के खरीदार कम नहीं हुए और उसने खूब मुनाफा कमाया। इधर पंजाब पुलिस के बैंड को आम लोग अब निजी कार्यक्रमों के लिए भी बुक कर सकेंगे, जिसके लिए पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब की पुलिस ने एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें श्री मुक्तसर साहिब की पुलिस ने शादी समेत दूसरे कार्यक्रमों के लिए पुलिस बैंड बुक करवाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस बैंड को बुक करवाने के लिए आम लोगों को हर घंटे 7,000 रुपए, जबकि सरकारी कर्मचारियों को 5,000 रुपए चुकाने होंगे। उधर रूस के मीडिया की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें रूस और यूक्रेन के जवान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई दिए, जिसे देखकर दोनों देशों के बीच हो रही भीषण जंग का अंदाजा लगाया जा सकता है। सामने आए वीडियो में दोनों देशों के सैनिक अलग अलग हथियारों से एक दूसरे पर हमले करते नजर आए। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कोई टैंक से तो कोई जैवलिन मिसाइल से हमले करता दिखाई दिया, जबकि कुछ जवान तो जंगल के बीच दुश्मन की तलाश कर उस पर गोलियां बरसाते नजर आए। ये वीडियो यूक्रेन के जापोरिजिया के एक इलाके का बताया गया। इधर केरल के पय्यनूर में नौसेना अकादमी में जबरदस्ती घुसने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ में जुट गई। पुलिस दोनों आरोपियों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो किस मकसद से नौसेना अकादमी में घुसे थे। इस अकादमी में नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान के विद्रोही संगठनों के सामने घुटने टेक दिए हैं। बलूचिस्तान में कई संगठन दशकों से आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब तक इन संगठनों को पाकिस्तान केवल आतंकी संगठन बताता आया है, लेकिन पहली बार उसके रुख में नरमी देखी गई। नरमी भी ऐसी कि उसने विद्रोही संगठनों को बातचीत के लिए बुला लिया और बातचीत का न्योता खुद बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी बलूचिस्तान के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। ना तो वहाँ विकास के कोई प्रोजेक्ट लगे और ना ही रोजगार के अवसर बने। इसीलिए वहाँ के लोग अलग प्रांत बनाने की मांग करते रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे वहाँ कई संगठन हैं जो अपनी पूरी सेना तैयार कर चुके हैं। ऐसी सेनाएं जो पाकिस्तानी फौज के लिए मुसीबत बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में इन संगठनों के हमले पाकिस्तान की फौज पर तेज हुए हैं। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार बैकफुट पर है। माना जा रहा है कि विद्रोहियों को बातचीत का न्योता पाकिस्तान की फौज और उसकी सरकार का सरेंडर है। इधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। अब उनके करीबी और उद्धव गुट के बड़े नेता सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए, जिन्हें खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी की सदस्यता की शपथ दिलाई और उनका स्वागत किया। वहीं उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भूषण देसाई पर निशाना साधा। वो किसी भी वॉशिंग मशीन में जाना चाहते तो जा सकते हैं। नागपुर विधानसभा सत्र में MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जमीन घोटाले के मामले में भूषण देसाई पर आरोप लगे थे। इस मामले में सरकार ने जांच के आदेश भी दिए थे। उधर अलग अलग हिंदू देश बसाने का दावा करने वाले नित्यानंद ने भारत के खिलाफ एक और साजिश का संकेत दिया। पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नित्यानंद ने चीन के राष्ट्रपति को दोस्ती का संदेश भेज दिया और ये संकेत दिया कि वो भारत के दुश्मनों के साथ कोई नई साजिश करने की कोशिश में है। शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर नित्यानंद ने उसे बधाई दी और चीन के लोगों की खुशहाली की कामना भी कर दी। रेप के आरोपी भगोड़े नित्यानंद ने एक टापू खरीदकर उसे कैलासा नाम का देश बताया। भगोड़े नित्यानंद ने संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के खिलाफ जहर उगला था। हालांकि उसके देश को अब तक संयुक्त राष्ट्र से अलग मान्यता नहीं मिली। माना जा रहा है कि भारत में उस पर लगे आरोप उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, इसीलिए वो भारत के खिलाफ साजिश बनाने में जुटा है और इस बार चीन के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ये कुदरत भी तबाही की हुई शौकीन लगती है। ये कुदरत भी तबाही की हुई शौकीन लगती है। अरे कलजुग तेरी साजिश बहुत संगीन लगती है। सौबात की एक बात कही अलका ने, अदब तहजीब रिश्तों की नहीं है फिक्र अब कोई, ये दुनिया खुद पसंदी में हुई तल्लीन लगती। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा सौबात की एक बात।